वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 34 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द एडवर्ब। इसमें हम पार्ट 1 में हमने एडवर्ब की डेफिनेशन को डिटेल में देखा था और उसकी काइंड्स को डिस्कस किया था। यहाँ पे मजीद उसकी कुछ काइंड्स देखेंगे और उसका यूज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बताते हैं कि चूंकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि जो एडवर्ब्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स में फॉल करते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स होते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं, तो ये डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं। अब यहाँ पे जो बात है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही एडवर्ब जो है वो दो जो है कैटेगरीज दोनों में फॉल कर सकता है। यानी कि एक ही एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है और वही जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही एडवर्ब दोनों काइंड्स में आ सकता है। कैसे? एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल है शी सिंग्स डिलाइटफुली, यानी कि वो दिलकश अंदाज में गाती है। इसकी अगर ट्रांसलेशन करें तो वो ये बनेगी कि वो दिलकश अंदाज में गाती है। तो ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। डिलाइटफुली जो वर्ड है, जो कि एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको अगर याद है पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि डिलाइटफुल मैन यानी कि वो एडवर्ब जो कि मैनर के बारे में बताए, अंदाज के बारे में बताए कि कोई चीज किस अंदाज में हुई। तो शी सिंग्स डिलाइटफुली, तो वो दिलकश अंदाज में गाती है। तो उसका जो अंदाज है वो कौन सा है? दिलकश है, डिलाइटफुल है, यानी कि एंटरटेनिंग है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, यानी कि मौसम जो है वो दिलकश हद तक ठंडा है। अब ये क्या है? यहाँ पे भी डिलाइटफुली वही सेम जो एडवर्ब है वही यूज हुआ है, लेकिन इसका यहाँ पे यूज क्या है? यहाँ पे इसका मकसद क्या है? यहाँ पे ये डिग्री बता रहा है, यानी कि टू व्हाट एक्सटेंट, यानी किस हद तक कोई चीज किस हद तक है। तो वेदर यानी कि जो मौसम है वो डिलाइटफुल यानी कि डिलाइटफुल हद तक वो कूल है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? यहाँ पे ये डिग्री बता रहा है, जबकि पहली एग्जांपल में ये मैनर बता रहा था कि वो किस अंदाज में गाती है। और यहाँ तक इस एग्जांपल में ये है कि वेदर यानी कि मौसम जो कूल है, जो कि ठंडा है, वो किस हद तक ठंडा है। तो वो डिलाइटफुल हद तक ठंडा है, यानी कि वो दिलकश हद तक ठंडा है, यानी कि बड़े ही अच्छे अंदाज अच्छी हद तक ठंडा है। तो यहाँ कहने की जो मुद्दे की बात वो ये है कि एक ही एडवर्ब डिलाइटफुली जो है वो हमने दो एग्जांपल्स में दो डिफरेंट कैटेगरीज में फॉल कर दिए। यानी पहली एग्जांपल में उसका यूज जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि दूसरी एग्जांपल में एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगी ये बात। पहली एग्जांपल है डोंट गो फार, इसका मतलब है कि दूर मत जाओ। तो इसमें जो फार जो वर्ड है, जो कि हमारा एक एडवर्ब है, वो क्या है? वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वो हमें जगह के बारे में बता रहा है, वो हमें जगह के बारे में बता रहा है कि कहां, यानी कि वेयर का आंसर है। तो कहां ना जाओ, दूर ना जाओ, यानी कि डोंट गो फॉर, कहां नहीं जाना, दूर नहीं जाना, फार नहीं जाना। अब दूसरी एग्जांपल देखें, ही इज फार बेटर नाउ, यानी कि वो अब काफी बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो फार, काफी या बहुत, तो ये काफी या बहुत क्या है? ये एक एक्सटेंट है, ये एक हद है, ये एक डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि पहली एग्जांपल में फार जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और दूसरी एग्जांपल में फार जो वर्ड है यानी कि सेम जो एडवर्ब है वही एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे इस्तेमाल हो गया। तो इसको अगर शॉर्ट में एक मुद्दे की बात हम करें तो वो ये होगी कि एक ही एडवर्ब जो है वो दो कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। यानी कि एक ही एडवर्ब दो कैटेगरीज में हो सकता है। वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है। तो यही बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं दो इंतहाई अहम जो एडवर्ब्स हैं उनके यूजेस। तो वो कौन कौन से हैं? वो है येस और नो। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये किसी और कैटेगरी में भी होंगे, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पे भी काम करते हैं, यानी ये एडवर्ब्स भी हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ एडवर्ब्स को इसलिए यहाँ पे चूंकि हम एडवर्ब्स को डील कर रहे हैं इसलिए ये एडवर्ब के तौर पे इनका यूज देखते हैं। तो ये जो येस और नो है ये दोनों के दोनों पूरे पूरे सेंटेंस के बराबर पावर रखते हैं, यानी कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कैसे? ये आप कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अगर पहली एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल है हैव यू टाइप्ड द लेटर, यानी क्या तुमने खत को टाइप कर दिया, या क्या तुमने खत को टाइप किया है। तो ये क्या है? ये एक क्वेश्चन है, किसी से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने जो खत है उसको टाइप कर दिया है, और उसका जो आंसर दे रहा है वो बंदा वो आगे से कह रहा है यस। तो यहां पे सिर्फ वर्ड एक ही इस्तेमाल हुआ है, और इस एक वर्ड यानी यस का पूरा अगर हम मतलब डिराइव करें वो ये बनेगा कि यस आई हैव टाइप्ड द लेटर, यानी कि मैंने लेटर टाइप कर दिया है।
तो क्या सिर्फ एक वर्ड यस हमने लगाया और उसका आंसर मुकम्मल हो गया कि यस, हाँ, उसका मतलब है कि हाँ मैंने जो लेटर है वो टाइप कर दिया है। दूसरी एग्जांपल देखिए, मजीद क्लियर हो जाएगा। आर यू गोइंग टू जापान? ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या तुम जापान जा रहे हो, और उसके जवाब में जो कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो आगे से जवाब दे रहा है कि नो, कि मैं नहीं जा रहा। तो इस सिर्फ एक वर्ड नो का अगर पूरा हम मतलब डिराइव करें, पूरा एक मतलब बनाएं, तो वो ये बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू जापान, कि मैं जापान नहीं जा रहा। लेकिन एक इतना लंबा सेंटेंस आई एम नॉट गोइंग टू जापान कहने की बजाय या लिखने की बजाय सिर्फ उसने कह दिया नो, यानी कि नहीं। उसका यही मतलब है कि मैं जापान नहीं जा रहा। तो मुद्दे की जो बात यहाँ पे है वो यही है कि जो यस और नो, ये जो इसका इनका जो एडवर्बियल यूज है, यानी कि जब इनको हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इनमें पूरे के पूरे जुमले की एक पावर होती है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ये मतलब कि वो एडवर्ब्स जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए, सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन एडवर्ब्स को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगी ये बात। पहली एग्जाम्पल है वेयर इज अब्दुल, यानी अब्दुल कहाँ है। तो इसमें जो वेयर वर्ड है वो हमारा एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, यानी कि वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्लेस के बारे में पूछ रहा है। तो अगर इसका मुकम्मल हम देखें तो वो होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है ये, और साथ में इंट्रोगेटिव भी है। सवालिया जो इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, जो सवाल पूछने के लिए किया जाए। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी एक तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है और साथ में इंट्रोगेटिव भी है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है कि वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है। अब्दुल की प्लेस के बारे में, अब्दुल की जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ है, किस जगह है। दूसरी एग्जांपल देखें, व्हेन डिड यू कम, यानी तुम कब आए। तो इसमें क्या है, इसमें टाइम का जिक्र है, यानी कि टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड व्हेन है, ये एक तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम का रेफरेंस ये दे रहा है, और साथ में ये इंट्रोगेटिव भी है, यानी आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। तीसरी एग्जांपल देखें, व्हाई आर यू लेट, यानी कि तुम लेट क्यों हो। तो इसमें वाई क्या है, वो एक रीजन पूछ रहा है कि तुम्हारे लेट होने की वजह क्या है, कि तुम लेट क्यों हो। तो वाई जो है वो हमारा एक तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, और साथ में ये रीजन, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन भी है। तो इसे हम मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हाउ डिड यू मेक इट, यानी तुमने इसे कैसे बनाया। तो इसमें क्या मैनर पूछा जा रहा है, अंदाज पूछा जा रहा है कि हाउ, कैसे बनाया तूने इसे। तो एक तो ये अंदाज पूछा जा रहा है, मैनर पूछा जा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, और साथ में चूंकि पूछा जा रहा है यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, या इसे मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। सिमिलरली सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें आप, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में कितने लड़के हैं। तो ये जो हाउ है वर्ड, ये हमारा एडवर्ब ऑफ, एक तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, आपको पता है क्वेश्चन के लिए हाउ हम यूज करते हैं, और साथ में ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर का काम कर रहा है कि एक नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मुकम्मल तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ नंबर भी है, और मुकम्मल तौर पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर है। लास्ट एग्जांपल देखें, हाउ हाई इज राजबाई टावर, यानी कि जो राजबाई टावर है वो कितना ऊंचा है। तो कितना यानी कि एक्सटेंट पूछी जा रही है, डिग्री पूछी जा रही है कि किस हद तक ऊंचा है। तो आपको पता है जब डिग्री या एक्सटेंट पूछी जाए, यानी हद पूछी जाए, तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री की वो टाइप में आते हैं। तो हाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, और साथ में चूंकि क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव भी है। तो मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब यहाँ पे एक बात आपने नोट की होगी, वो ये है कि लास्ट जो तीन हमारी एग्जांपल्स हैं, इन तीनों में वर्ड जो है यानी जो एडवर्ब है वो हाउ ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इनकी जो कैटेगरीज हैं वो कैसे डिफरेंट है, वो है सेंटेंस के लिहाज से आपने देखनी कि सेंटेंस में पूछा क्या जा रहा है। यानी कि वो आपको पता है जो एडवर्ब है उसके जब हमने यूजेस किए थे पार्ट 1 में, तो मैंने ये कहा था कि एक जो एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी कंट्रोल कर सकता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो इन सारी एग्जांपल्स में ये वही वाला सीन है कि एक जो एडवर्ब है वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो लास्ट 3 एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि आगे जो सेंटेंसेज हैं उनमें डिफरेंट बात की जा रही है। यानी कि आप देखें तो हाउ डिड यू मेक, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें मैनर पूछा जा रहा है कि तुमने कैसे बनाया। जबकि सेकंड लास्ट एग्जांपल में हाउ मैनी, यानी कि नंबर पूछा जा रहा है, तो ये इसलिए एडवर्ब ऑफ नंबर हुआ। जबकि लास्ट एग्जांपल में हाउ हाई, यानी कि
ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी कि डिग्री पूछी जा रही है कि किस हद तक, तो आपने ये देखना है कि सेंटेंस के लिहाज से देखना है कि हाउ जो है, जो कि मतलब एक ही फॉर्म है उसकी, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ नंबर है या एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लेकिन यहाँ पे जो हमने मुद्दे की बात करनी थी वो ये थी कि ये जो एडवर्ब्स हैं, डब्ल्यू ग्रुप जो है या एच ग्रुप, ये इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल है, शो मी द हाउस वेयर ही वाज असॉल्टेड, यानी मुझे वो घर दिखाओ जहां या जिसमें उस पर हमला किया गया था। तो इस सेंटेंस में जो वेयर वर्ड है, WHAERE वेयर, ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। पहले तो देखते हैं कि ये एडवर्ब क्यों है। ये एडवर्ब इसलिए है कि ये जो वर्ब्स हैं, वॉज, असॉल्टेड, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि इसके मीनिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इसके साथ रिलेट हो रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। अब ये रिलेटिव एडवर्ब हम इसे क्यों कह रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रिलेटिव जो प्रोनाउन है, आपने अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल ये याद होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो जो एंटीसीडेंट होता है, यानी कि जिस चीज का पहले जिक्र हो चुका होता है उससे उसको रेफर करते हैं, यानी कि उसको उसकी तरफ इशारा करके आगे बात होती है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में ये होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट को रेफर करता है या एंटीसीडेंट के साथ रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो वेयर वर्ड है वो दो काम कर रहा है। एक तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हाउस जो कि एक नाउन है उसको रिलेट कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि उसको रेफर कर रहा है। कैसे कि शो मी द हाउस, यानी कि मुझे वो घर दिखाओ, कौन सा, यानी कि किस जगह की बात हो रही है, वेयर ही वॉज असॉल्टेड, जहां पे या जिसमें उस पर हमला किया गया था। तो यहां पे वेयर जो है, अगर उसकी ट्रांसलेशन के लिहाज से हम देखें तो वेयर जो है वो जिसमें के लिए, इन विच के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जिसमें, किसमें, हाउस में। तो इस जिसमें का मतलब क्या हुआ, हाउस के साथ रिलेट किया जा रहा है इसको। हाउस चूंकि एक एंटीसीडेंट है उसके साथ रिलेट किया जा रहा है। तो इस तरह ये जो वेयर वर्ड है जो कि हाउस को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसकी ये जो क्वालिटी है ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी है, कि रिलेटिव प्रोनाउन की ये क्वालिटी है कि वो एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी दिखा रहा है और साथ में ये एडवर्ब भी है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये वॉज असॉल्टेड जो कि वर्ब्स हैं इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये दो क्वालिटीज रखता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन वाली और एक एडवर्ब वाली, इसलिए इसे हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। यही जो रिलेटिव एडवर्ब है ये हम मजीद एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल देखें, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट। तो इसमें वाई जो है वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये दो काम कर रहा है। कौन कौन से, एक तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ब लेफ्ट है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। और साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी भी एक दिखा रहा है, और वो क्या है, ये एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है इस सेंटेंस में, रीजन, यानी कि रीजन को रिफर कर रहा है कि ये वो वजह है जिस वजह से मैंने छोड़ा, यानी कि दिस इज द रीजन, ये वजह है। वाई आई लेफ्ट, वाई आई लेफ्ट का मतलब है जिस वजह से। तो इसमें वाई जो है वो वजह को भी रिलेट कर रहा है, यानी कि रीजन को भी टच कर रहा है, यानी कि रीजन को भी रेफर कर रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं, इसलिए ये दो काम करते हुए ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल से मजीद क्लियर करें, डू यू नो द टाइम व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स। तो इसमें जो व्हेन हमारा है वो रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि वो दो काम कर रहा है, एक तो वर्ब वाला, एडवर्ब वाला। कैसे, एडवर्ब का काम ये होता है कि वो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, ये व्हेन जो है वो अराइव्स, यानी कि जो हमारा अराइव्स वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। और दूसरा काम ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कर रहा है, वो कैसे, वो जो हमारा एंटीसीडेंट टाइम है, टाइम जो कि इस सेंटेंस में जो वर्ड टाइम है ये हमारा एंटीसीडेंट है, इसको रेफर कर रहा है, यानी कि इसका हवाला दे रहा है। रेफर का मतलब होता है हवाला देना। तो इसको रेफर करते हुए ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला बिहेवियर दिखा रहा है। तो दो बिहेवियर है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन वाला और एडवर्ब वाला, इसीलिए हम इसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो मुद्दे की बात जो है वो ये है कि ऐसा एडवर्ब जो कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह
एंटीसीडेंट को भी रेफर कर रहा हो, या एंटीसीडेंट को आप कह सकते हैं कि एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा हो, उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी तक जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एडवर्ब की डिस्कशन कर ली है, अभी तक हमने क्या देखा है कि हमें जितने भी हमने एडवर्ब्स डिस्कस कर लिए हैं वो 3 क्लासेस में फॉल कर रहे हैं, यानी कि उनकी 3 क्लासेस बन रही हैं। हम उनकी 3 क्लासेस बना सकते हैं। कौन कौन सी? पहली क्लास है सिंपल एडवर्ब्स, दूसरी क्लास है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और तीसरी क्लास है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स अभी हमने देखे हैं, तो हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स हम उन एडवर्ब्स को कहेंगे कि जो सिंपल जो डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, या तो वो एक एडवर्ब जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, या वो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, या वो एडवर्ब किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, उस एडवर्ब को हम सिंपल एडवर्ब कहेंगे। कैसे? एग्जांपल्स है हमारी, आई कैन हार्डली बिलीव इट। तो इसमें हार्डली जो है वो क्या है, वो हमारा सिंपल जो है एडवर्ब है। कैसे सिंपल ये एडवर्ब है हमारा? क्योंकि ये बिलीव जो कि हमारा एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एक ऐसा एडवर्ब जो कि सिंपल एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसलिए हार्डली जो है हमारा वो सिंपल एडवर्ब हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग क्या है? ये हमारा एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आ रहा है वो है क्वाइट। तो क्वाइट जो है वो हमारा सिंपल एडवर्ब हो गया। तीसरी एग्जांपल देखें है, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। तो इसमें जो वर्ड क्वाइट है वो हमारा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो एक और एडवर्ब, क्लियरली भी एक एडवर्ब है और क्वाइट भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि क्वाइट जो वर्ड है वो क्लियरली जो कि एक एडवर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो क्वाइट है ये भी एक एडवर्ब हुआ। तो एडवर्ब जो है अभी तक इन 3 एग्जांपल्स में हमने देखा है कि वो या तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है पहले एग्जांपल में, दूसरी में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और तीसरी में एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुए? ये सिंपल एडवर्ब्स इन्हें हम कहेंगे कि ये सिंपली वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को मॉडिफाई जो करते हैं उन्हें हम सिंपल एडवर्ब्स कहेंगे। अब दूसरी टाइप पे जाते हैं। दूसरी क्लास जो है एडवर्ब्स की वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, कि वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, व्हाई आर यू लेट। तो इसमें जो व्हाई है वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि व्हाई आर यू लेट। और लास्ट जो इसकी टाइप है या क्लास है वो हम देखते हैं, वो है रिलेटिव एडवर्ब्स, जो अभी हमने डिस्कस किया डिटेल में कि एक ऐसा वर्ब रिलेटिव एडवर्ब्स एक ऐसा एडवर्ब जो कि 2 काम कर रहा हो। एक तो एडवर्ब का काम कर रहा हो, कैसे? किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हुए एक एडवर्ब का काम कर रहा हो, और साथ में वो रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी भी शो करे। और वो रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्वालिटी क्या है? वो किसी एंटीसीडेंट, एक एंटीसीडेंट नाउन जो है उसको रेफर करे, यानी कि उसका हवाला दे। जैसे कि हमारी एग्जांपल है, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, यानी मुझे याद है कि मुझे वो घर याद है जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो इसमें वेयर जो है वो हमारा रिलेटिव एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉर्न जो कि हमारा एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, और साथ में ये रिलेटिव प्रोनाउन की क्वालिटी है कि वो एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हाउस जो है वो हमारा एंटीसीडेंट है, और वेयर का मतलब है वो वाला घर। तो इसलिए वेयर जो है वो हाउस को रिलेट कर रहा है या उसको रेफर कर रहा है, इसलिए वेयर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का बिहेवियर भी शो कर रहा है, इसीलिए हम इन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, इस तरह के एडवर्ब्स को। तो अब तक हमने एडवर्ब्स की 3 जो है वो क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी जो इसकी 3 क्लासेस डिस्कस की हैं एडवर्ब की, के सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव एडवर्ब्स। इसमें हम देखते हैं कि जो सिंपल एडवर्ब्स हैं वो क्या काम करते हैं। वो सिर्फ ये करते हैं कि वो किसी ना किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, यानी किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को। तो उनका काम है सिर्फ किसी वर्ड को मॉडिफाई करना। जैसे हमारी एग्जांपल है, आई कैन हार्डली बिलीव इट। तो इसमें क्या है? इसमें जो हार्डली हमारा एडवर्ब है वो बिलीव जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है? सिर्फ एक वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वाइट जो है वो हमारा एडवर्ब है, और वो रॉन्ग जो कि एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो फिर से ये क्या काम कर रहा है? सिर्फ एक वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। जबकि दूसरी जो क्लास है इसकी वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं? एक तो वो वर्ड यानी कि वर्ड्स को या पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो एक एक्स्ट्रा काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि वो सवाल भी करते हैं, सवाल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारी एग्जांपल है, व्हाई आर यू लेट, यानी तुम लेट क्यों हो।
तो ये एक सवाल किया जा रहा है, ये एक वजह पूछी जा रही है कि तुम लेट क्यों हो। तो वाई जो है वो एक तो पूरे सेंटेंस आर यू लेट, इन तीनों के तीनों वर्ड्स यानी कि तीनों वर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है ये वाई जो है, और साथ में ये एक और काम कर रहा है कि ये क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि एक सवाल भी पूछ रहा है। अब देखते हैं तीसरी क्लास में जो एडवर्ब है वो क्या काम कर रहा है। तो तीसरी हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स की क्लास है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी दो काम करते हैं। एक तो वो वर्ड्स, एक वर्ड को या वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं, ये तो काम होता है एडवर्ब का, लेकिन साथ में वो ये काम करता है, रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो ये काम करता है कि वो किसी ना किसी एंटीसीडेंट नाउन जो कि पहले गुजर चुका होता है उसको रेफर भी करता है, यानी उसका हवाला भी देता है। जैसे हमारी एग्जांपल है, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, कि मुझे याद है वो घर जिस घर में मैं पैदा हुआ था। अगर आपको क्लियर करना है कि रेफर का क्या मतलब होता है तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन करें कि आई रिमेंबर द हाउस, मुझे याद है वो घर, वेयर आई वाज बोर्न, कि जिस घर में मैं पैदा हुआ था। तो इसमें वेयर जो है जो कि जिस के लिए इस्तेमाल हुआ है वर्ड, तो जिस का मतलब है जिस घर के, इसमें जो घर हाउस है वो हमारा एंटीसीडेंट है, उसको रेफर करने के लिए वेयर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो वेयर एक तो वर्ड यानी कि वर्ब बोर्न को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, और साथ में हाउस को रेफर करते हुए ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हुए ये रिलेटिव एडवर्ब बन गया। तो रिलेटिव एडवर्ब दो काम करता है, एक तो वो एक वर्ड को कंट्रोल करता है और साथ में वो एंटीसीडेंट को भी रेफर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनकी जो फॉर्म्स हैं वो सेम एडजेक्टिव वाली फॉर्म्स हैं, यानी कि एक जो एडवर्ब की फॉर्म है वही एडजेक्टिव की फॉर्म होगी, लेकिन हम इनके दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे, फर्क कैसे करेंगे, वो इनका फर्क होगा इस्तेमाल के लिहाज से। कैसे, एग्जाम्पल से हम ये बात क्लियर करते हैं। पहली एग्जाम्पल देखिए हमारी एडजेक्टिव की, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। तो इसमें जो लाउड वर्ड है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, आपको पता है, अगर एडजेक्टिव वाला चैप्टर आपने कर लिया तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि वो एडजेक्टिव जो होता है वो एक नाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे लाउड जो है वो वॉइस जो कि एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, कि ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, कि वो एक ऊंची आवाज में बोला। तो लाउड जो कि एक एडजेक्टिव है वो वॉइस जो कि एक नाउन है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो लाउड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो गया। अब उसके पैरेलल दूसरी एग्जांपल, पैरेलल हमारी एग्जांपल जो है वो है एडवर्ब की, डोंट टॉक सो लाउड। तो इसमें क्या है, इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि इतना ऊंचा मत बोलो। तो इसमें जो लाउड वर्ड है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसमें जो लाउड है वो टॉक जो कि हमारा एक वर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है लाउड। तो टॉक एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई करते हुए लाउड जो है वो एक एडवर्ब का बिहेवियर दे रहा है, इसलिए जो लाउड है वो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी एग्जांपल देखिए, मजीद क्लियर करें, रामा इज आवर फर्स्ट फास्ट बॉलर, कि रामा जो है वो हमारा तेज बॉलर है। तो फास्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि वो बॉलर जो कि एक नाउन है उसको मॉडिफाई करता है। तो इसलिए एक ऐसा वर्ड जो कि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो वो एडजेक्टिव होता है। तो फास्ट यहाँ पे जो है वो बाउलर को मॉडिफाई करते हुए हमें एडजेक्टिव का बिहेवियर दे रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जबकि इसके पैरेलल एग्जांपल है, रामा कैन बाउल फास्ट। तो यहाँ पे क्या है कि रामा जो है वो तेज बॉल कर सकता है या तेज बॉलिंग जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो बाउल जो कि BOWL बाउल जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। जबकि एडजेक्टिव वाली एग्जांपल में वो बाउलर जो कि एक नाउन था उसको मॉडिफाई कर रहा था। तो मुद्दे की बात यह है कि एक वर्ड जब नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो और तो वो एडजेक्टिव होगा, और जब वो किसी वर्ब को या एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो तो वो फिर एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे बाउल जो है वो हमारा वर्ब है और फास्ट जो है वो हमारा एडवर्ब हो गया। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, ही इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि वो बॉय जो कि एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसकी पैरेलल एग्जांपल है, ही बिहेव्स बेस्ट। तो इसमें बिहेव्स क्या है, ये हमारा एक वर्ब है और उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ब जो वर्ड है वो बेस्ट है। तो बेस्ट यहाँ पे एक वर्ब को मॉडिफाई करते हुए यानी कि एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया। सेकंड लास्ट एग्जांपल देखें, ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस, यानी कि वो बदला लेने में तेज है। तो क्विक जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ऑफेंस जो कि एक नाउन है उसको ये वर्ड कंट्रोल कर रहा है, उसको ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ऑफेंस
बदले के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बदले के बारे में वो क्विक है, तेज है, इसलिए क्विक जो है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। जबकि उसके पैरेलल एग्जांपल है रन क्विक, तेज दौड़ो। तो इसमें क्या है, इसमें रन एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्विक जो है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो पहली एग्जांपल में क्विक जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि उसी के पैरेलल जो है वो वर्ब एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लास्ट एग्जांपल, आर यू एन अर्ली राइजर, क्या तुम एक जल्दी उठने वाले हो। तो इसमें राइजर एक नाउन है और उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड है वो है अर्ली। तो अर्ली यहाँ पे क्या बिहेवियर दे रहा है, एडजेक्टिव का। जबकि उसी के पैरेलल एग्जांपल है वी स्टार्टेड अर्ली, कि हमने जल्दी शुरू किया। तो यहाँ पे अर्ली क्या काम कर रहा है, यहाँ पे अर्ली एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वो वर्ब कौन सा है, स्टार्टेड। इसलिए जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है, इसलिए यहाँ पे अर्ली जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो कहने की जो मुद्दे की बात वो ये है कि एक ही वर्ड, सेम वर्ड, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है और वही जो वर्ब सेम वर्ड है वो एडवर्ब भी हो सकता है। पता हमें सिर्फ उनके इस्तेमाल से चलेगा कि वो एक सेंटेंस में जो वो वाला वर्ड है वो काम क्या कर रहा है। अगर तो वो ये काम कर रहा है कि वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो फिर वो एडवर्ब होगा। नेक्स्ट जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है जो हमने नोट करनी है, वो क्या है, वो ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनकी जो फॉर्म है वो दो तरह की होती है। यानी एक तो वही फॉर्म जो कि एडजेक्टिव के साथ वाली होती है, यानी जैसी फॉर्म एडजेक्टिव की वही उस एडवर्ब की। जैसे हमारे पास वर्ब है, एडवर्ब था लाउड, तो वो लाउड सेम ही एडजेक्टिव में इस्तेमाल हो रहा था और सेम ही एडवर्ब में इस्तेमाल हो रहा था। जबकि यहाँ पे एक बात नोट कर दें कि वो ये है कि एक एडवर्ब जो है वो दो फॉर्म्स भी रखते होते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं वो दो फॉर्म्स रखते हैं, यानी उनकी एक तो एडजेक्टिव वाली फॉर्म होती है और एक वाई वाली फॉर्म होती है, यानी एंड पे उनके वाई आता है। कैसे, एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहली एग्जांपल है ही सिंग्स वेरी लाउड, यानी वो बड़ा ऊंचा गाता है। तो लाउड जो है वो हमारा एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया। जबकि दूसरी एग्जांपल देखें, ही सिंग्स वेरी लाउडली, इसका भी वही मतलब है कि वो बड़ा ऊंचा गाता है, लेकिन ये क्या है, ये एल वाई वाली, या आप कह सकते हैं कि वाई वाली फॉर्म है एडवर्ब की। तो यहाँ पे जो बात समझने की वो ये है कि एक ही एडवर्ब है और उसका एक ही मतलब है, लेकिन उसकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। यानी सिंपल फॉर्म जो कि एडजेक्टिव वाली होती है, यानी लाउड जो है वो एडजेक्टिव भी है और लाउड जो है वो एडवर्ब भी है, और एक उसकी एल वाई वाली फॉर्म, या आप कह सकते हैं वाई वाली जो फॉर्म होती है वो भी एग्जिस्ट करती होती है। जैसे हमारी दूसरी एग्जाम्पल में है लाउडली, तो लाउडली जो है वो भी एग्जिस्ट करती है और लाउड भी है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की और है, और वो ये है कि बाजुकात ऐसा होता है कि एक ही एडवर्ब की चूंकि दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक एल वाई वाली या वाई वाली आप कह सकते हैं और दूसरी सिंपल एडजेक्टिव वाली, लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि उनके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, यानी मतलब ही और हो जाते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होगी। पहले एग्जाम्पल है रामा वर्क्स हार्ड, तो इसका जो अगर हम ट्रांसलेशन करें तो वो बनेगी कि रामा सख्त मेहनत करता है। हार्ड का मतलब है सख्त, यानी कि डिलीजेंटली, अच्छी जो बेहतरीन वाली मेहनत है वो करता है। तो हार्ड का यहाँ पे मतलब हो गया डिलीजेंटली, यानी कि सख्त मेहनत। जबकि वही हार्ड जो है उसकी जो एल वाई वाली फॉर्म है, यानी कि वाई वाली जो फॉर्म है वो हम इस्तेमाल करने लगे हैं दूसरे सेंटेंस में। देखें, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम, यानी कि मैं मुश्किल से उसे पहचान सका, यानी मैं उसे मुश्किल से पहचान सका। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से है। तो यहाँ पे जो हार्ड की एल वाई वाली फैमिली है, एल वाई वाली जो फॉर्म है वो हमने इस्तेमाल की है, तो वो क्या है, हार्डली। तो यहाँ पे हार्डली का मतलब वो नहीं रहा जो पहले सेंटेंस में था, यानी रामा वर्क्स हार्ड, वहां पे तो हार्ड का मतलब था सख्त मेहनत करना या अच्छी जो बेहतरीन वाली डिलीजेंट जो मेहनत होती है वो करना। जबकि यहाँ पे हार्डली जो उसकी एल वाई वाली फॉर्म है उसका मतलब वो सख्त मेहनत या बेहतरीन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है मुश्किल से, यानी हार्डली, स्कैर्सली, यानी मुश्किल से मैंने उसको पहचाना। तो क्या मतलब, कहने की क्या बात है कि ये मीनिंग ही चेंज हो गया उसकी एल वाई वाली फॉर्म में। दूसरी एग्जांपल से मजीद क्लियर करें ये बात। दूसरी एग्जांपल है स्टैंड नियर, यानी कि करीब खड़े हो जाओ या मेरे पास खड़े हो जाओ। तो नियर का मतलब यहां पे क्या है, करीब या पास। जबकि ये जो नियर है इसकी जो एल वाई वाली फॉर्म है वो है नियरली। तो अब हम नियरली का इस्तेमाल करने लगे हैं। नियरली का इस्तेमाल करते हैं, रामा एंड हरी आर नियरली अलाइक, यानी रामा और हरी तकरीबन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे नियरली का मतलब पास या करीब नहीं है, यहाँ पे नियरली का मतलब है तकरीबन, यानी क्लोजली। वहां पे यानी कि पहली एग्जांपल में स्टैंड नियर में जो नियर था वो फासले के लिहाज से था, यहाँ पे नियरली क्लोजली यानी तकरीबन के लिहाज से है। तो ये क्या है, थोड़ा मीनिंग में डिफरेंस आ गया है, मीनिंग चेंज हो गया है। लास्ट एग्जांपल देखें, ही अराइव्ड लेट, यानी वो
लेट पहुंचा या वो देर से पहुंचा। तो यहाँ पे लेट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एडवर्ब है। और इसका मतलब क्या है, मतलब पे आपने फोकस करना है। तो यहाँ पे लेट का मतलब है देर से, यानी जल्दी का जो ऑपोजिट होता है, या आप कह सकते हैं कि जल्दी का जो एंटोनिम होता है लेट। यहाँ पे लेट का ये मतलब है कि वो देर से पहुंचा, तो देर है लेट का मतलब। जबकि उसके ऑपोजिट जो इसकी एल वाई वाली फॉर्म है, यानी कि लेटली, उसका मतलब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल में, आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, यानी कि मैंने उसको अभी नहीं देखा। तो लेटली का मतलब यह है रिसेंटली, यानी कि अभी, कुछ वक्त पहले। तो क्या कहने की क्या बात है, कहने की ये बात है कि लेट जो था उसका कुछ और मीन था, यानी कि उसका मतलब था देर, और यहाँ पे जो लेटली है उसका मतलब है अभी, यानी कि रिसेंटली, कुछ देर पहले। तो मुद्दे की जो बात है वो ये है कि एक जो एडवर्ब है उसकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि उसकी दो फॉर्म्स भी हो सकती हैं। बाज एडवर्ब्स ऐसे हैं उनकी दो फॉर्म्स होती हैं, यानी कि एक वो फॉर्म जो कि एडजेक्टिव जैसी होती है, हु बहू, जैसे कि लाउड था, और एक फॉर्म होती है एल वाई वाली, यानी कि जैसे लाउड की लाउडली हो गई। तो दूसरी जो बात नोट करने की थी वो ये थी कि जो उनकी दूसरी जो ये दो फॉर्म्स होती हैं, इनके बाजुकात मीनिंग सेम नहीं होते, यानी कि अगर हम इन्हें इस्तेमाल करें तो लाउड का कुछ मीनिंग हो जाएगा और लाउडली का कुछ हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल्स देखी हैं कि हार्ड की हार्डली, नेयर की नेयरली और लेट की लेटली जो है, इनके मीनिंग जो है, इनके जो मतलब हैं वो सेंटेंसेस में चेंज हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एडवर्ब्स एज नाउन्स, के जो एडवर्ब्स हैं वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं बाजुकात। वो कैसे, एग्जांपल से क्लियर करें। पहली एग्जांपल है हमारी, ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, यानी वो यहां से बहुत दूर रहता है। तो फ्रॉम क्या है, FROM, फ्रॉम, ये हमारी एक प्रेपोजिशन है। तो यहां पे एक बात आपने नोट में रखनी है कि जो एडवर्ब जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वो ज्यादातर आपको प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो ही लिव्स फार फ्रॉम हेयर, तो फ्रॉम क्या है, ये हमारी एक प्रेपोजिशन है, और हेयर क्या है, ये हमारा एक एडवर्ब है। लेकिन अभी हमने जो एडवर्ब्स की काइंड डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन यहां पे ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये यहां पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो जो एडवर्ब्स हैं वो बाजुकात नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कब, जब आपको ये प्रेपोजिशन के बाद नजर आएंगे। वैसे अगर आप अकेले वर्ड हियर की बात करें तो वो एडवर्ब है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, ही कम्स फ्रॉम देयर, यानी देयर का मतलब दैट प्लेस। तो एक्चुअली में ये जो दैट देयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब हमने काइंड्स की थी तो आपको याद होगा कि देयर जो था वो हमने एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में इसको फॉल किया था, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब वाला काम ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये किसी वर्ब या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे वर्ब के एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ये वही वर्ड देयर जो है ये यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। तो प्रेपोजिशन कौन सी है, फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम देयर, यानी कि ये वहां से आता है। तीसरी एग्जाम्पल देखें, आई हैव हर्ड दैट बिफोर नाउ, यानी इसके बारे में मैंने पहले सुना है। तो बिफोर क्या है, ये हमारी एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउ जो है ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन है ये एक एडवर्ब। आपको याद होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने देखा था कि नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे नहीं बल्कि नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखें, बाय देन द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन, यानी कि उस वक्त जो पुलिस थी वो मौके पे या सीन पे पहुंच गई। तो इसमें क्या है, इसमें बाय जो है वो एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद देन जो है वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि देन जो था वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन का बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्रेपोजिशंस के बाद नाउन आते हैं। दूसरी लास्ट एग्जांपल देखें, सिंस व्हेन हैव यू टेकन टू स्मोकिंग। तो यहाँ पे सिंस क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद व्हेन जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ पे ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंस व्हेन, तो सिंस प्रेपोजिशन और व्हेन एक नाउन। तो यहाँ पे ये सब रेड हाईलाइटेड, हेयर, देयर, नाउ, देन, व्हेन, जो कि एक्चुअल में एडवर्ब्स की जो हैं वो वर्ड्स थे, लेकिन यहाँ पे इनका बिहेवियर या यहाँ पे ये इनका काम नाउन वाला है, तो ये एडवर्ब्स जो हैं नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है नोट करने की, वो ये है देंस और वेंस के साथ आपको फ्रॉम का इस्तेमाल नजर आएगा कि फ्रॉम देंस यानी कि तब से, या फ्रॉम वेंस या कब से। इसका इस तरह के फ्रेजेस के लिए आपको फ्रॉम देंस या फ्रॉम वेंस इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, जो कि गलत है। फ्रॉम देंस या फ्रॉम वेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये
इनकरेक्ट है, यानी कि मुकम्मल तौर पर गलत है ये इसका इस तरह से इस्तेमाल। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे भी आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहां पे एक आपको कंडीशन जो नजर आएगी वो ये होगी कि जो पार्टिसिपल या एडजेक्टिव होगा वो अंडरस्टूड होगा। इसका क्या मतलब है, हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है द देन किंग। इसका मतलब है कि उस वक्त का बादशाह, लेकिन इसका अगर कंप्लीट हम मतलब बनाएं तो वो होगा द किंग देन रेनिंग, यानी कि वो बादशाह जो उस वक्त हुकूमत कर रहा था। इसका यही मतलब होगा ना। अगर कहीं पे हम ये वाला हिस्सा यूज करेंगे द देन किंग, तो इसका मतलब होगा कि तब वाला बादशाह। तो तब यानी उस वक्त जो हुकूमत कर रहा था, या उस वक्त जो रेनिंग यानी कि हुकूमत कर रहा था। तो इसमें रेनिंग क्या है, ये हमारा एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये अंडरस्टूड है हमें, यानी कि यहाँ पे लगा नहीं हुआ द देन किंग, इसमें लगा नहीं हुआ रेनिंग, लेकिन हमारे जेहन में ये चीज है कि रेनिंग की बात हो रही है, कि उसकी हुकूमत का ही बात हो रही है। कि द देन किंग का मतलब है तब का बादशाह, यानी कि तब जो हुकूमत कर रहा था वो वाला बादशाह। तो यहाँ पे हमने ये चीज नहीं देखनी, बल्कि हमने फोकस ये करना है कि ये जो वर्ड देन है ये हमारा एक एडवर्ब है, हमने पढ़ा है एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है। कैसे, ये किंग जो कि एक नाउन है उसको कंट्रोल या उसको आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक एडवर्ब है बेसिकली। दूसरी एग्जांपल देखें, अ डाउन ट्रेन। तो डाउन क्या है, ये हमारा एक एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव वाला। कैसे, ये ट्रेन जो कि एक नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। अ डाउन ट्रेन यानी कि एक नीचे जाती हुई ट्रेन। तो इसमें आप एक और बात देखें कि अ डाउन गोइंग ट्रेन, इसका अगर मुकम्मल आप बनाए मीनिंग तो वो बनेगा अ डाउन गोइंग ट्रेन, यानी कि नीचे जाती हुई ट्रेन। तो ये जो गोइंग है ये लगा नहीं हुआ, लेकिन हमारे जेन में ये अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए कि आ डाउन ट्रेन का मतलब यही है कि आ डाउन गोइंग ट्रेन, कि एक नीचे जाती हुई ट्रेन। तो गोइंग क्या है, ये एक पार्टिसिपल है, लेकिन ये लगा नहीं हुआ, लेकिन हमें हमारे जेन में ये अंडरस्टूड होना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल देखें, एन अप ट्रेन। अब इसका क्या मतलब है, ऊपर जाती हुई ट्रेन। तो इसमें भी पार्टिसिपल गोइंग नहीं लगा हुआ, लेकिन हमारे जेन में ये अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि एन अप ट्रेन का मतलब है एन अप गोइंग ट्रेन। तो यहाँ पे हमने देखना क्या है, देखना ये है कि ये जो वर्ड अप है ये एक्चुअल में एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे, ये जो ट्रेन एक नाउन है उसको कंट्रोल कर रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। तो अप जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो गया, लेकिन है एडवर्ब। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो द THE द जो वर्ड, जिसे दी भी आप कहते हैं, दी जो है उसका एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल। तो दी जो है वो एक आपको पता है कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे इन जो एग्जांपल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन एग्जांपल्स में दी जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे नहीं, बल्कि एक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और ये एडवर्ब क्या शो कर रहा है, ये पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे जो दी इस्तेमाल होता था वो वाला ये दी है, ये डेफिनेट आर्टिकल वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो मुद्दे की बात वो ये है कि हम देखेंगे कि दी का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे होता है। कैसे, पहले एग्जांपल देखें, द मोर द मैरियर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा होगा उतना खुश होगा, यानी कि बाय हाउ मच द मोर, बाय सो मच द मैरियर। तो दी जो है THE दी, वो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैसे, वो एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब अगर खास तौर पर आप कहें तो वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है, यानी कि हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है कि किस एक्सटेंट तक, यानी किस हद तक। द मोर यानी कि ज्यादा हद तक, द मैरियर उतना ही खुश। दूसरी एग्जांपल से देखें, मजीद क्लियर करते हैं, द फ्यूअर द बेटर, यानी जितना कम उतना अच्छा। इसका मतलब ये होगा कि बाय हाउ मच द फ्यूअर बट सो मच द बेटर। तो इसका मतलब है जितना कम उतना अच्छा। तो यहाँ पे क्या है, फिर से ये जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है, यानी कि एक्सटेंट हमें हद बता रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ मच का आंसर दे रहा है। तीसरी लास्ट एग्जाम्पल देखें, द सूनर द बेटर, यानी जितना जल्दी उतना अच्छा। तो इसमें क्या है, इसमें फिर से जो दी वर्ड है THE दी, ये हमें एडवर्ब का बिहेवियर शो करता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये हमें हाउ मच का आंसर दे रहा है, यानी कि किस हद तक या किस एक्सटेंट तक। तो जो एक्सटेंट या हद बताता है, यानी हाउ मच का जो आंसर देता है जो एडवर्ब, वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या उसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी वाला बिहेवियर शो कर रहा है, द सूनर द बेटर, यानी जितना जल्दी उतना बेहतर।
तो ये यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ना कि ये डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे। और एक जो छोटी सी बात यहाँ पे नोट करने की है वो ये है कि दी, जो THE दी का हम एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि जो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब जिसके साथ वो इस्तेमाल हो रहा होगा वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, यानी आप कह सकते हैं सेकंड डिग्री होगी। कैसे? पहले एग्जांपल में देखें, द मोर द मैरियर, तो मैरी फर्स्ट डिग्री, मैरियर कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री, तो मैरियर के साथ दी आया है। दूसरी एग्जांपल देखें, द फ्यूअर द बेटर, तो फ्यू फर्स्ट और फ्यूअर सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह बेटर की फर्स्ट गुड और बेटर सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरह लास्ट एग्जांपल, द सूनर द बेटर, तो सून फर्स्ट यानी कि फर्स्ट डिग्री, जबकि सूनर सेकंड डिग्री जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और इसी तरह बेटर की फर्स्ट डिग्री गुड और बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री है। मुद्दे की बात यह है कि जो भी एडवर्ब या एडजेक्टिव जिसके साथ हम दी का इस तरह एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको इसका इस्तेमाल नजर आएगा। आप फिर से देख सकते हैं कि सारी एग्जांपल्स में मोर, मैरियर, फ्यूअर, बेटर, सूनर ये सब के सब कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं या कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। नेक्स्ट है एडवर्बियल एक्यूजेटिव, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एडवर्ब का बिहेवियर शो करते हैं और जो रिलेशंस होते हैं यानी कि वो टाइम, प्लेस या डिस्टेंस या वेट या कोई मेजरमेंट या कोई वैल्यू उसकी बात करते हैं। कैसे? ये एग्जांपल से ये बात क्लियर होगी। पहले एग्जांपल है, द सीज लास्टेड अ वीक, यानी कि जो घेराव था, मुहासरा था, वो एक हफ्ता जारी रहा या एक हफ्ते तक रहा। तो यहाँ पे इस जो एग्जाम्पल में वर्ड वीक है वो क्या है? वो एक्चुअल में एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? वो जो लास्टेड वर्ड है यानी कि लास्टेड जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एक वर्ब को मॉडिफाई करते हुए ये वर्ड वीक जो है वो एडवर्ब हो गया इस सेंटेंस में, और ये साथ में काम क्या कर रहा है? ये टाइम का रेफरेंस भी हमें बता रहा है, यानी कि टाइम का रिलेशन भी दे रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये यहाँ पे वीक जो कि एक्चुअल में एक नाउन है यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया। दूसरी एग्जांपल देखें, वी वॉक 5 माइल्स, तो इसमें यानी कि हम 5 मील हमने वॉक की या हम 5 मील चले। तो इसमें माइल्स यानी कि माइल की जो आप कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म माइल्स है वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैसे? वॉक्ड को वर्ड जो है माइल्स वो मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए वॉक्ड जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई करते हुए माइल्स जो है वो एक एडवर्ब हो गया, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। और साथ में ये क्या बता रहा है? ये हमें डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। माइल्स जो है वो डिस्टेंस का बारे में बता रहा है, तो एक साथ में डिस्टेंस भी बता रहा है, इसलिए ये एक आप कह सकते हैं कि एडवर्ब का बिहेवियर शो करते हुए एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आप इसे कह सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखें, द लोड वेज 3 टन्स, यानी कि ये जो लोड है इसका वजन 3 टन है। तो इसमें जो वर्ड टन्स यानी कि टन की प्लूरल फॉर्म टन्स है, ये एक नाउन है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। कैसे? यहाँ पे ये यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे? ये वर्ब जो वेज है उसको कंट्रोल कर रहा है। कैसे? वजन को, यानी वेज का मतलब है वजन करना, तो वेज एक वर्ब है उसको कंट्रोल करते हुए टन्स जो है वो एक एडवर्ब का बिहेवियर शो कर रहा है। और साथ में हमें रिलेशन क्या बता रहा है? वेट का, वजन का। तो ये यहाँ पे इसका बिहेवियर एडवर्ब वाला हो गया, हालांकि ये है एक नाउन। लास्ट एग्जांपल देखें, द क्लॉथ मियर्स 3 मीटर, यानी कि जो कपड़ा है उसकी जो पैमाइश है वो 3 मीटर की है। तो इसमें क्या है? इसमें जो मीटर्स यानी कि मीटर की प्लूरल फॉर्म मीटर्स है वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? ये जो मेयर्स जो एक वर्ब है उसको कंट्रोल करते हुए एडवर्ब हो गया, और इसलिए ये साथ में हमें मेजरमेंट का भी रेफरेंस बता रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब हुआ। तो इस तरह से जो नाउन्स यानी कि टाइम, डिस्टेंस, वेट या वैल्यू वगैरह का रेफरेंस बताते हुए एडवर्ब की तरह बिहेव करें, उन नाउन्स को हम एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहते हैं। लास्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बाजुकात ऐसा होता है बहुत रेयरली कि जो वर्ब्स हैं वो भी आपको एडवर्ब के तौर पे यूज होते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारी स्मैक वेंट द व्हिप, तो इसमें जो स्मैक है वो भी एक वर्ब है और वेंट भी आपको पता है गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो गो भी यानी कि गो भी एक वर्ब है। तो एक स्मैक जो कि एक वर्ब है वो एक वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो एक वर्ड जब एक वर्ब को मॉडिफाई करे तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसलिए स्मैक एक तो एडवर्ब की क्वालिटी शो कर रहा है, एडवर्ब हो गया, और साथ में खुद भी एक वर्ब है, यानी कि वर्ब होते हुए भी एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक
जो वर्ब है वो बाज़ औक़ात एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 34 है वो कंप्लीट हुआ।